अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। प्रीवियसली हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे जो कि प्रीवियसली जिन लोगों के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उनसे ये इंटरव्यू में पूछे गए थे। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने तैयार करने हैं। फिर उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, कुछ पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज़, थ्योरीज़ वगैरह डिस्कस की हमने। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फिर चंद एक इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स के हवाले से हम लोगों ने क्या चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी है। अगर आप देखें तो रिसेंटली जो पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इलेक्शंस अभी तक हो नहीं रहे हैं, किस तरह से ये सारी सिचुएशन है, हमें इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो आना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में इससे रेलिवेंट सवालात को पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर पाकिस्तान का FATF ग्रे लिस्ट में होना, उसके लिए कितने जो वोट्स हैं वो रिक्वायर्ड है इसको FATF ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए। अभी इस पर जो कंसिड्रेशन जारी है, अक्टूबर में इसका फ़ैसला भी होगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं हम लोगों ने याद रखनी है। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं 2022 में से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे साइबर क्राइम लॉ पास हुआ था फरवरी में, तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, BRI और CPEC जो है वो अभी ओल्ड हो चुके हैं ये टॉपिक्स, और तकरीबन 6-7 साल से ये रेलिवेंट है और अभी भी लेकिन ये रेलिवेंट है इस वजह से क्योंकि CPEC का जो मेरे ख्याल में अभी थर्ड फेज़ चल रहा है, जो रीसेंट फेज़ है। ठीक है, बाई 2030 आई थिंक इसे कंप्लीट होना है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी भी रेलिवेंट हैं, इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं कि BRI और CPEC क्या है। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट्स हमने याद करने हैं कौन कौन है। मिसाल के तौर पे अभी एक इंटरव्यू में इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था। USA का ज़्यादातर पूछा जाता है कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, इससे पहले कौन था, कितने नंबर पे है ये प्रेसिडेंट। जैसे अभी करंटली 46th प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। ठीक है, इसी तरह से जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके बारे में पूछा जाता है। तो जिस तरह वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के भी सवालात समटाइम्स इंटरव्यू में आ जाते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं एक यूनिवर्सिटी का जो है वो मैंने इंटरव्यू दिया था और उसमें मुझसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इसी तरह के पूछे गए थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, डेट बतानी थी। ठीक है, इसी तरह से कि प्रेसिडेंट का, फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम मेरे से पूछा गया था और जो कि उस वक्त मुझे नहीं पता था। इसी तरह से काफ़ी सारी और भी चीज़ें जिनका वन लाइनर आंसर होता है। ठीक है, इस तरह के भी सवाल समटाइम्स आ जाते हैं, तो हम लोगों को इनके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स UK, USA, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इन्हीं के रेलिवेंट प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आप ये देखें कि एम्बेसडर्स कौन से हैं। पाकिस्तान का एम्बेसडर टू UK कौन है, USA कौन है, चाइना, इंडिया। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया जाता है और इनके बारे में ज़्यादातर इंटरव्यू में भी सवालात पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर इससे रेलिवेंट आपने जो है नेक्स्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जी, इसके बारे में आपने जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कौन सा आर्टिकल है जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसीजर बताया गया है, आर्टिकल ऑफ डिफेक्शन क्या है, कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 95, 65 और इस तरह से जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उनसे रेलिवेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी अमेंडमेंट्स हैं, हमने वो याद रखनी है। ठीक है, फिर इमरान खान साहब के रिजीम में क्या रिफॉर्म्स करवाई गई, अचीवमेंट क्या थी, फेलियर्स क्या थे, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनकी पावर्स क्या हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इनकी पावर्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कभी भी आप इंटरव्यू में इस तरह से आर्गूमेंट्स मत करें कि वो आपकी पॉलिटिकल अफिलिएशन को शो करे। मिसाल के तौर पे अगर आप इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ़ द यंगस्टर्स हैं अक्सर जो है वो इमरान खान के लिए बड़े इमोशनल हैं, या अपने लीडर को, अपने कायद को जिस तरह से वो मानते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने उनको प्रूव करना है कि वो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं या उनके अलावा तो पाकिस्तान का हाल बुरा हो गया, ये इस तरह की चीज़ें। ठीक है, ऐसी चीज़ों से हम लोगों ने बिल्कुल ही परहेज़ करना है। बहुत न्यूट्रल हो के एक क्रिटिकल एनालिसिस हमने चीज़ों का करना है। दिस इज़ वेरी श्योर कि कोई भी जो लीडर है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ नॉट परफेक्ट।
जो गवर्नेंस है उसमें काफ़ी सारी अचीवमेंट्स भी होंगी, उसमें काफ़ी सारी जो है वो नेगेटिविटीज़ भी होंगी, कई जगह पर लैक भी रहा होगा। तो हम लोगों ने एक क्रिटिकल एनालिसिस इस तरह से करना है कि हम लोग एक न्यूट्रल ओपिनियन दें, बजाय इसके कि हम लोग अपनी पॉलिटिकल अफिलिएशंस जो है वो इंटरव्यू में शो करें, ठीक है। जो लोग नवाज शरीफ के हामी हैं, ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये उनके लिए भी हैं, ठीक है। आप कभी भी जो है वो एक पार्टी को इंटरव्यू में सपोर्ट ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है जी यूक्रेन क्राइसिस जो भी चल रहा है, राइट फ्रॉम द रशियन इन्वेजन ऑन क्रीमिया, उसके बाद 2014 से ऑनवर्ड्स जितने इसमें डेवलपमेंट्स आई है और यूक्रेन क्राइसिस तक की ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर एक पैराग्राफ इस तरह से आपको जहन में होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डेवलपमेंट कौन कौन से साल में हुई है और कौन से क्राइसिस जो है, ये पूरा क्राइसिस एक टाइमलाइन की तरह आप याद रखें, ठीक है, ताकि इंटरव्यूअर को ये पता हो कि इसने इस चीज़ को पढ़ा है, ठीक है। वो कभी भी आपसे एक घंटा या 15-20 मिनट किसी एक चीज़ के ऊपर सवालात नहीं पूछेगा, ठीक है। वो यही जज करेंगे, सिर्फ चंद एक लाइनें वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस बंदे को पता हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इसकी कुछ जो स्टडी जो है वो हो, ठीक है। तो वो जो चंद एक लाइनें हमने याद करनी है, अगर वो मोस्ट रेलिवेंट हों तो वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स इंटरव्यूअर आपसे उसके बारे में जो डिटेल्स नहीं मांगता है, ठीक है। फिर इसी तरह आप देखें क्वाड का रोल क्या है पैसिफिक रीजन में, इसके अलावा नेटो को पढ़ें, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में देखें, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ें, ठीक है, चाइना ताइवान का इशू, और फिर इसके अलावा इंडो पैसिफिक में जितने इश्यूज़ हैं, साउथ चाइना सी का इशू जो है, इसमें चाइना की, अमेरिका की, इनकी पॉलिटिक्स क्या चल रही है अभी, अ लिटिल बिट अबाउट दैट, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल्ड वो पूछेंगे भी नहीं, उम्मीद है, ठीक है। इसी तरह आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज पढ़ें, ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा पेंडेमिक्स जो है, अर्थक्वेक अफ़गानिस्तान में भी अभी आया रिसेंटली, पाकिस्तान के भी कुछ इलाके उससे मुतासर हुए। तो इस तरह की जो रिसेंट चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स जो भी चल रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ें, उनमें इंशाल्लाह इन तमाम तर चीज़ों का जो है वो एनालिसिस भी हो जाएगा, कवर हो जाएंगे आपकी। जो लोग डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई भी किताब उठाकर बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पे पढ़ते जाएं। मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि अगर आप ई पेपर पढ़ लें इंटरनेट पे आप, या फिर एक किसी भी जो भी अखबार आप पढ़ना चाहें, डॉन न्यूज़पेपर मोस्ट रिकमेंडेड है, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो आप उसकी ऐप डाउनलोड कर लें और उसको रोज़ के रोज़ जो है वो थोड़ा बहुत 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ लिया करें, ठीक है। ये तमाम तर इश्यूज़ आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर आ जाता है जी पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन। अब इसको हम लोग मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1857 से ऑनवर्ड्स 1947 तक, ठीक है, जिसमें आप वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस को देख लें, कहाँ से शुरू हुई, किस तरह, कौन सा इसकी रीज़न्स क्या थी, ठीक है। और फिर मेजर जो कार्ट्रिजेज़ वाला इंसिडेंट है, जो मेजर वजह बना इसकी वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस का, तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान स्टडीज़ वाला पोर्शन ज़्यादा टच कर लेता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ वाले भी स्टूडेंट्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते थे, आईआर वाले भी, और ज़ाहिर है पॉलिटिकल साइंस वाले भी। तो हो सकता है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पाकिस्तान स्टडीज़ जिनका बैकग्राउंड है उनसे वो पूछ लें, ठीक है। बाकी लोगों से भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डीप स्टडीज़ की ना करें, ज़्यादा टाइम आप पॉलिटिकल साइंस को ही दें, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान और अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में आपसे सवाल हो सकता है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फिर ब्रिटिश रूल किस तरह से एंड हुआ है, ठीक है। मेजर इंसिडेंट्स आप पढ़ लें, जिसमें चोरा चोरी इंसिडेंट है, कानपुर ट्रेजेडी है, पार्टीशन ऑफ बंगाल आ जाता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट कुछ लेजिस्लेशंस हैं जिसमें आप शिमला डेपुटेशन देखें, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या थी, मिंटो मॉडले रिफॉर्म्स क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लखनऊ पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स, जनरल इलेक्शन, और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ना, ये हम लोगों ने बचपन से अभी तक पढ़ी हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके बारे में 1 से 2 पॉइंट्स तो हमारे दिमाग में होते ही हैं, ठीक है। बस एक दफ़ा आप इनको गो थ्रू कर लें, वो बेहतर है, बजाय इसके कि इंटरव्यूअर हमसे सवाल पूछे और हमारा जो बचपन से पढ़ा हुआ दिमाग में थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम लोग एक बहुत ही एम्बिगुअस सा आंसर दें। इससे बेहतर है कि एक प्रॉपरली रिसेंटली हम लोग पढ़ के उसको एक प्रॉपर आंसर दें, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पोर्शन जो है वो 1947 से ऑनवर्ड 2022 तक। ये हमने थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स आ जाएंगे, आपकी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री आ जाएगी, आपको पता होना चाहिए कि बोगरा फार्मूला क्या था, 1 यूनिट स्कीम क्या थी, LFO क्या है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कैसा है पाकिस्तान का, फिर जो इसने पाकिस्तान की इंडिया के साथ मेजर 3-4 वॉर्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की रिसेंटली जो इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की इंडिया के साथ वॉर्स हो चुकी हैं, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के क्या क्लैशेस हैं, फिर इसी तरह पाकिस्तान की चाइना के साथ फ्रेंडशिप है तो उसकी क्या किस पर्सपेक्टिव से आप उसको देखते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं थोड़ी सी हाजिर दिमागी से हमने इनका जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेशन, ओके ये तो डिस्कस हो गया, रिलेशन विद द नेबरिंग स्टेट। तो और इसके अलावा भी आप मेजर पावर के साथ भी जो है वो पाकिस्तान का रिलेशन देखें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखें, फिर अमेरिका के साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, इस तरह बाकी भी जो मेजर पावर्स हैं आप उनके साथ जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात देखें, ठीक है। अगर हम लोग पर्टिकुलरली पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि इनके फ़ीचर्स क्या है। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल के लिए रहा है, किस तरह से बना, किस तरह असम्बलीज़ डिज़ोल्व हुई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ख़त्म किया गया। फिर इसी तरह 1962, फिर इनमें इसी दौरान में मिलिट्री रिजीम क्योंकि 1958 में मार्शल लॉ आ गया था, फिर 1969 में, फिर 71 में, इस तरह से जो है वो ऑनवर्ड्स जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं आपने वो अपने जहन में रखनी है, इनके बारे में कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ें ज़रूर, ठीक है। फिर 1973 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके फ़ीचर्स, उसके आर्टिकल्स, उसकी अमेंडमेंट्स हमने याद करनी है और ये बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपसे इससे रेलेवेंट सवाल ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, इसमें असम्बलीज़ किस तरह बनी, किस तरह टूटी, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशंस को डिज़ोल्व किया गया, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है फिर बोगरा फार्मूला, 1 यूनिट स्कीम, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिस तरह मैंने प्रीवियसली आपको बताया। फिर नेशनल असम्बली और सेनेट, ये यानी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की आप कंपोजिशन देखें जो अभी चेंज भी हुई है, कुछ मेंबर्स का, कुछ सीट्स का फ़र्क आया है, ठीक है, वो हमने तैयार करना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे, पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पाकिस्तान में क्या है, ये तमाम तर चीज़ें जो है हमने देखनी है। फिर लोकल गवर्नमेंट क्या है, 18th अमेंडमेंट के बाद क्या पावर्स जो है वो किस तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है, प्रोविंशियल असम्बलीज़ को कुछ पावर्स दी गई हैं, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया गया है। तो ये जो अमेंडमेंट्स और जो डेवलपमेंट्स हैं उनका हम लोगों ने एक एनालिसिस जो है वो ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि आप इस वीडियो को जो है एज ए टेस्ट टू योर नॉलेज जो है वो देखें कि क्या आपको ये तमाम तर चीज़ों का पता है। अगर आपको इसमें से 90% चीज़ों का पता है तो इट मीन्स कि आप तो इंशाल्लाह सिलेक्टेड हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ यही पूछा जाएगा इसलिए आप सिलेक्टेड हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने मोस्ट रेलिवेंट जो चीज़ें हैं, मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट जो है, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपके साथ वही डिस्कस किया है। किताबों में से मैंने वही चीज़ें उठाई हैं जो कि मोस्ट रेलिवेंट हैं और जो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आप इसको एज ए टेस्ट जो है वो कंसीडर करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स। मोस्ट ऑफ द जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैं प्रीवियसली पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन जो चंद एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बेसिक्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना है स्टेट क्या है, स्टेट की कंपोजिशन क्या है, 4 इसके एलिमेंट्स कौन से हैं जिनके बगैर जो है वो स्टेट नहीं बन सकती, ठीक है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट देखें जिसमें आपकी पेट्रियार्कल थ्योरी है, डिवाइन राइट्स की थ्योरी आ जाती है। फिर इसके अलावा आपकी मेट्रियार्कल, पेट्रियार्कल, एवोल्यूशनरी और ये तमाम तर जो थ्योरीज आ जाती हैं, ठीक है। क्या आपको इन सब के बारे में पता है? आपको इनके जो प्रोपोनेंट्स हैं उनके नाम आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डिवाइन राइट्स की जो थ्योरी है वो किसने प्रेजेंट की थी और किस सदी में इस थ्योरी को जो है वो माना जाता था। अभी फिर एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है, जो मोस्ट रिसेंट, जिसको अभी भी एक्सेप्ट किया जाता है ओरिजिन ऑफ द स्टेट के लिए, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट है, सॉवरेंटी क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है सॉवरेंटी का, मोनिस्ट कॉन्सेप्ट क्या है। फिर इसी तरह आप इनके फीचर्स देखें, लिमिटेशंस देखें, सॉवरेंटी की लिमिटेशंस क्या हैं, डिजोरे सॉवरेंटी क्या है, डिफेक्टो क्या है, सॉवरेंटी की एक्सक्लूसिवनेस, इसकी एब्सोल्यूटनेस, इसकी जो इसके फीचर्स हैं वो क्या है, ठीक है।
इसके एक दफ़ा आप एट्रीब्यूट्स पढ़ें जिसमें एब्सोल्यूट सॉवरेंटी, अनलिमिटेड, यूनिवर्सैलिटी, इसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस, परमानेंस, एक्सक्लूसिवनेस, इनएलिनेबिलिटी, इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके काइंड्स में अगर आप लोग देख लें तो लीगल सॉवरेंटी है, पॉलिटिकल है, पॉपुलर है, डिफेक्टो, डिजोरे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी क्या है, पाकिस्तान में कौन सी सॉवरेंटी है, इस तरह से भी सवाल पूछ लेते हैं। यूएसए में कौन सी सॉवरेंटी एक्सरसाइज होती है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आनी चाहिए। लॉ क्या है, लॉ की टाइप्स आपको आनी चाहिए। फिर इसमें जो है वो सोर्सेज ऑफ लॉ को देखें। जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैसे एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, हिस्टोरिकल है, सोशियोलॉजिकल है। काइंड्स ऑफ लॉ में आपके पब्लिक लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जनरल लॉ, प्राइवेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और इस तरह की और भी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक एक लाइन, दो दो लाइन्स इस पर हमें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली इन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या है, ठीक है। आप इसके अलावा देखें कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ क्या हैं, कुरान, हदीस, क़यास, इजमा, ये सारी चीज़ें, ये इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में भी एज ए MCQs भी पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंस क्या है, इक्वालिटी क्या है, इक्विटी क्या है, राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स में क्या फ़र्क है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें आनी चाहिए। फिर आप क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स को देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट देखें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टेट और गवर्नमेंट में, स्टेट और सोसाइटी में क्या फ़र्क है, स्टेट में और एसोसिएशंस में क्या डिफरेंस है, आपकी डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, यूनिटरी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कन्फेडरेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके समटाइम्स फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर इनसे रेलिवेंट आप जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ कुछ देखें, वो मैंने प्रीवियसली वीडियो में फर्स्ट सेक्शन में जो है वो डिस्कस की है। जुडिशियल एक्टिविज़म क्या है, जुडिशियल रिव्यू आपको पता होना चाहिए। फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने BS ऑनर्स में या BS में MA के लेवल पर पढ़ी हुई हैं, ठीक है। इसमें इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। फिर इनसे रेलिवेंट और भी टर्मिनोलॉजीज़ है, प्रोपेगेंडा है, पब्लिक ओपिनियन है। फिर इनके मेथड्स देखें आप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के, इनिशिएटिव है, रिकॉल, प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों को रेफरेंडम या प्लेबिसाइड के बारे में पूछ लिया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप 2015 वाला पेपर भी देखें तो उसमें इनिशिएटिव और रिकॉल के बारे में जो है वो सवाल पूछा गया है, MCQs, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी है, ठीक है। फिर आप थॉमस हैरिस सिस्टम देखें, प्रेशर ग्रुप्स क्या है, लॉबीज़ किन कंट्रीज़ में स्ट्रॉन्ग है, लॉबी होती क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, किस तरह ये फंक्शन करते हैं, इनका एम क्या होता है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड द फंक्शंस ऑफ द स्टेट देखें, इनकी थ्योरीज़ देखें, 2-3 इसकी जो थ्योरीज़ हैं वो आप पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो मेजर पोर्शन है जिसको मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसमें कंपैरेटिव और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। अब ये बहुत ही इवन मोस्ट ऑफ़ द बुक्स में ये पहला ही चैप्टर है, ठीक है। और हम लोग पहले चैप्टर को तो बिल्कुल इग्नोर ही करते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना, इसको हमने पढ़ना है, ठीक है। पॉलिसी क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सेकुलरेशन, और इसके अलावा आप डेविड ईस्टन मॉडल देखें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस किस तरह से है, पाकिस्तान का पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस क्या है, ये बिल का प्रोसीजर भी आप लोग जो है वो देखें, ठीक है। कैसे बिल पास होता है, कितने मेंबर्स जो हैं वो बिल पास करते हैं, और ये सारा जो भी निज़ाम है ये आपने देखना है, ठीक है। पॉलिटिकल सेकुलराइजेशन, पॉलिटिक्स क्या है, डिफरेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्या है। ये इंटरव्यू में सवाल भी पूछा था मेरी एक दोस्त से उन्होंने कि पॉलिटिकल एसोसिएशन में और पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या फ़र्क है, ठीक है। नेशनल में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, गुड गवर्नेंस के फीचर्स क्या हैं, बैड गवर्नेंस क्या है। फिर आपसे वो क्रिटिकल एक एनालिसिस भी पूछ सकता है किसी भी रिजीम को लेके कि नवाज शरीफ की हुकूमत में गुड गवर्नेंस थी या बैड गवर्नेंस थी और किस तरह से थी, इसको प्रूव करें। इसी तरह इमरान खान से रेलिवेंट पूछा जा सकता है।
अभी प्राइस हाइक जो है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इनसे रेलिवेंट चीज़ें आपसे करंट अफेयर्स के हवाले से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपैरेटिव और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, इसमें मोस्ट ऑफ़ द टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं उनमें बड़ा ही लिटिल डिफरेंस है, वो हम लोगों ने ज़रा केयरफुली पढ़ना है उसको, ठीक है। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, नेशनलिज्म, पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन क्या है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है, ठीक है। तो आपको ये तमाम तर चीज़ें इंटरव्यू में जाने से पहले 1 से 2 दफ़ा रीड ज़रूर करनी है, ताकि अगर आपको इसके बारे में अगर डिटेल में नहीं कुछ आता तो कम से कम आपको इसकी नो हाउ ज़रूर हो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने तमाम तर डिस्कस कर लिया। अब सोर्सेज़ क्या हैं, हम लोगों ने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए जो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी किताब, वो मज़हरुल हक़ की बुक है, पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें आपको ये तमाम तर जो पॉइंट्स हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से बयान किए हुए हैं। दिस इज़ माय फेवरेट बुक। मज़हरुल हक़ साहब ने बहुत आसान लैंग्वेज में बड़े अच्छे तरीके से जो है इन चीज़ों को समझाया है। किताब पढ़ के आपको ऐसा नहीं फ़ील होगा कि हम लोग बस बुक को रीड करें, आपको इस तरह लग रहा होगा कि दैट ही इज़ टीचिंग अस, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने जस्ट चीज़ें रिवाइज़ करनी है, आपकी डीप स्टडी ऑलरेडी है, तो आप एमसीक्यूज़ की बुक तो है ये इकबाल खलल साहब की, इल्मी की किताब है पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन उसमें एक पोर्शन उन्होंने बनाया हुआ है मेजर इवेंट्स का, शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, बर्ड आई व्यू के नाम से है। इसमें इसी तरह उन्होंने उसमें पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट को, तो उसमें सेजेस ऑफ द एजेस जो बुक है वो बहुत अच्छी है, मोहम्मद असलम चौधरी की। और वेस्टर्न और पॉलिटिकल दोनों की अलग अलग से उनकी बुक है, ठीक है, सेजेस ऑफ द एजेस के नाम से ही आती है, ठीक है। फिर इसके अलावा जी पॉलिटिकल अगर आप लोग सिस्टम्स पढ़ना चाह रहे हैं, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, तो उस पर 2 बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। मज़हरुल हक़ साहब की भी बुक बहुत अच्छी है, और इसके अलावा सुहेल भट्टी की भी, ठीक है। जो सुहेल भट्टी की बुक है वो सीएसएस और पीएमएस के जो कैंडिडेट्स हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स वो पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड बुक है, ठीक है। बाकी जो मज़हरुल हक़ साहब की बुक है वो बीएस लेवल की है, वो आप लोग अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए पढ़ना चाहें, जिसकी अंग्रेज़ी थोड़ी अच्छी है उसको ज़रा ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी। ये बुक ज़रा थोड़ी सी इंग्लिश में जो है ना वो सही अंग्रेज़ी इस्तेमाल की गई है इस किताब में, ठीक है। बाकी जहाँ तक इंटरव्यू में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की बात है, वो आप एक बहुत ही मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ओरिजिनल रहें, ठीक है। आपको कोई भी लश-पश होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये भी किया है, वो भी किया है। बी ओरिजिनल, ठीक है। अपना एक्सेंट ओरिजिनल रखें, बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ XYZ, जो भी आपका नाम है, ठीक है। आई एम फ्रॉम, जो भी आपकी सिटी है आप वो बताएं। आई एम फ्रॉम लाहौर, कराची, फैसलाबाद। आई डिड माई बैचलर्स डिग्री फ्रॉम डैश 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 यूनिवर्सिटी, ठीक है। और फिर इसके अलावा अगर आप लोग अपना वर्क एक्सपीरियंस और अपनी करंट जॉब स्टेटस जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको अपना शजरा नस्ब याद कराने की या वो रिवाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कई लोगों को आदत होती है बताने की कि मैं तो लॉयर्स की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ। इंटरव्यू में इस तरह की चीज़ें नहीं चलती, ठीक है। जो इंटरव्यूअर है वो आपसे आपकी ज़ात के बारे में पूछ रहा है, वो आपसे आपके बारे में सवाल करा रहा है, वो आपसे ये कह रहा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ही इज़ नॉट आस्किंग टू इंट्रोड्यूस योर फैमिली, ठीक है। इसलिए आपने मोस्ट रेलिवेंट रहना है, आपने सिर्फ अपना तारुफ़ करवाना है, ठीक है। अपने ख़ानदान का तारुफ़ करवाने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती, ठीक है, बल्कि इसका बैड इंप्रेशन होता है। हाँ, अगर वो पूछ ले फिर आप बता सकते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स वो नहीं पूछते, ठीक है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में उनको बताना है। बी ओरिजिनल, बी प्रिपेयर्ड, और फ़नी होने की ज़रूरत नहीं होती इंटरव्यू में। जैसे आप मिसाल के तौर पे कई शुगर लगाने की कोशिश करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, माय नेम इज़ खान, नाम तो सुना ही होगा। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें, ये इंटरव्यू में नहीं करनी, ठीक है। बी वेरी प्रोफेशनल। फिर इंटरव्यू में जब आप बैठते हो तो अपने पोस्चर्स को जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल रखना है, ठीक है।
जिस तरह इस पिक्चर में बैठे हैं ये दोनों खातून और एक मर्द बैठा हुआ है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं और बिल्कुल जो है वो जिस तरह हाथ इन्होंने बांधे हुए हैं, बी ओरिजिनल, और आप थोड़ा सा प्रोफेशनली इस तरह से बैठ सकते हैं। जहाँ तक आपके ड्रेस कोड की बात है, तो ड्रेस कोड जो है आपका बड़ा फॉर्मल होना चाहिए, कोई इनफॉर्मल ज़्यादा शशके वाले कपड़े नहीं पहन के जाने इंटरव्यू में, इसका ज़रा थोड़ा बैड इम्प्रेशन होता है। लड़कियां जो है वो बेहतर है कि जिस तरह से शलवार कमीज़ हमारे नेशनल ड्रेस है वो आप पहने, ठीक है, बजाय इसके कि आप लोग शॉर्ट स्कर्ट्स और इस तरह की चीज़ों को, और ऑफ कोर्स जो मैच्योर लोग हैं वो इस तरह के डिसेंट ड्रेस में ही जाएंगे और वो इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे मोस्ट प्रॉबेबली। लेकिन फिर भी ये एक रिकमेंडेशन है कि आप लोग टाइट्स और जीन्स और पैंट्स इस तरह की चीज़ों से लड़कियां अवॉइड करें। बेहतर है कि नेशनल ड्रेस को प्रेफरेंस दें, हाँ, इवन नेशनल लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस दे, लेकिन इंटरव्यू क्योंकि इंग्लिश में होता है तो बायलिंगुअल होना ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। अंग्रेज़ी में इंटरव्यू आपने देना है तो अंग्रेज़ी ही इस्तेमाल करें ज़बान, लेकिन अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नेशनल लैंग्वेज में आंसर करें। जो शख्स आपका इंटरव्यू कर रहा है उसको भी बेहतर पता है कि यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को अंग्रेज़ी से ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस आनी चाहिए, और यकीनन वो आप सबको आती है, ठीक है। इसलिए इस बात से मत परेशान हो कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ टेंशन वाला मामला। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें, अंग्रेज़ी का कोई मसला नहीं है, ठीक है। Best of luck for your interview. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.